हेलो एस्पिरेंट्स। डेट है आज 18 जुलाई 2025। स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के डिस्कशन से। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ में एक न्यूज़ आती है रिलेटेड टू कर्नाटका। कर्नाटका में एक नया बिल प्रपोज है, दैट इज़ रोहित वेमुला बिल 2025, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से डील करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे दिस इज़ रोहित वेमुला। ये 2016 में हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एक स्टूडेंट थे, जिन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से, जो यूनिवर्सिटी में उनकी रैगिंग होती थी, कास्ट के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उससे बेसिकली सफ़र करते हुए यहाँ पे सुसाइड कर लिया था। तो उन्हीं के नाम पे ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और यहाँ पे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो उसको पनिश करने के लिए ये बिल, कर्नाटका रोहित वेमुला प्रिवेंशन ऑफ एक्सक्लूजन और इनजस्टिस राइट टू एजुकेशन एंड डिग्निटी बिल 2025, यहाँ पे मॉनसून सेशन ऑफ लेजिस्लेचर में प्रपोज किया जाएगा या पुट अप किया जाएगा वोटिंग के लिए। इस बिल के अंदर में एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटीज़, इन कम्युनिटीज से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, एक्सक्लूजन अगर प्रैक्टिस किया जाता है तो उनको यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। और इसमें ये जो क्राइम रहेगा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए, अगर आपके ऊपर चार्ज लगता है, सो दैट विल बी नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये उसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उनको दी जाएगी, पेनल्टी उनको दी जाएगी। सो अगर ये बिल पास होता है, सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट बिल्स विच विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू बेसिकली एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन कर्नाटका। देन उसके बाद सेकंड न्यूज़ आती है रिलेटेड टू स्वच्छ सर्वेक्षण। सो यहाँ पे ये सर्वेक्षण जो होता है, सर्वे होता है, वो 2024-25 का 9th एडिशन यहाँ पे कंडक्ट हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या होता है? यहाँ पे हमारा एक स्वच्छ भारत मिशन है, इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने 2014 में लॉन्च किया था। उसके दो कंपोनेंट है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और रूरल। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो है, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ को उनकी क्लीनलीनेस के एफर्ट और क्लीनलीनेस की ड्राइव, और कितना वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन की जाती है, उसके लिए सिटीज़ को रैंक करता है। ओरिजिनली जब ये सर्वे स्टार्ट हुआ था, स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर में, तो यहाँ पे 73 अर्बन लोकल बॉडीज़ 2016 में फर्स्ट टाइम कवर की गई थी। अब ये जो लेटेस्ट एडिशन है, 9th एडिशन, उसमें सिटीज़ का नंबर बढ़ते बढ़ते 4500 प्लस हो गया है। तो यहाँ पे ये सर्वेक्षण जो कंडक्ट किया गया था, 9th एडिशन, इसमें इंदौर को 8th टाइम कंटिन्यूसली 8th ईयर है जहाँ पे फर्स्ट रैंक मिला है, उसकी क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए और उसको एफर्ट डालने के लिए, जो एफर्ट है उसके लिए। सेकंड नंबर पे आता है सूरत, और थर्ड नंबर पे आता है नवी मुंबई। सो ये यहाँ पे एक न्यूज़ है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं होमवर्क क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे होमवर्क एक मेंस के लिए मैं आपके लिए दे रहा हूँ, ये आपकी मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे स्टडी द केस स्टडी या लर्न अबाउट द केस स्टडी मॉडल ऑफ इंदौर, हाउ टू इंदौर मेंटेन इज क्लीनलीनेस, व्हाट आर द टूल्स एंड मैकेनिज्म्स जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टू इंश्योर कि इंदौर जो है ये बहुत ही क्लीन बना रहे। इसको स्टडी करिएगा फॉर द पर्पस ऑफ GS2 एंड GS1 आंसर राइटिंग। ये आपको अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उन सब से रिलेटेड आंसर में ये केस स्टडी आपको लिखने के लिए काम आएगी। उसके बाद आता है थर्ड न्यूज़ पे, दैट इज़ रिलेटेड टू सीबीएसई। सीबीएसई ने स्कूल्स को एक नया डायरेक्टिव दिया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हर स्कूल को अपने प्रेमिस में एक ऑयल बोर्ड एस्टेब्लिश करना होगा, सेटअप करना होगा, हाई फैट फूड इंटेक को प्रिवेंट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। तो सीबीएसई ने ये बोला है कि सारे जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी स्टाफ हैं, उनको ऐसे फूड्स जो जिनमें फ़ैट का कंटेंट और ऑयल का कंटेंट बहुत हाई होता है, उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होते हैं कंज़म्पशन के, वो एजुकेट करने के लिए ऑयल बोर्ड सेटअप करने होंगे। ऑयल बोर्ड का मतलब क्या होता है, आपको पूरे स्कूल के प्रेमिसेस में ऐसे पोस्टर और डिस्प्लेस लगाने होंगे शेयर्ड स्पेसेस में, जैसे कि कैफ़े, लॉबीज़, मीटिंग रूम में, जहाँ पे बच्चे निकलते हुए या स्टाफ निकलते हुए उसको पढ़े, उसको देखे, पिक्चर्स के थ्रू विजुअलाइज़ करे और समझ पाए कि ऑयल कंटेनिंग और हाई फैट कंटेनिंग फूड के क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। इससे 2 महीने पहले सीबीएसई ने एक और डायरेक्टिव दिया था, दैट इज़ शुगर बोर्ड सेटअप करने का, जिसमें स्कूल के प्रेमिसेस में शुगर कंज्यूम करने के, ज़्यादा शुगर कंज्यूम करने के क्या हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं, वो स्टूडेंट को
को एजुकेट करने के लिए वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टिव दिया था और चिल्ड्रन का शुगर इंटेक रिड्यूस करने के लिए उन्होंने वो डायरेक्टिव वहाँ पे दिया था। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ व्हेन इट कम्स टू अवेयरनेस, मेकिंग अवेयरनेस और स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल फूड इन द कंट्री। ये सीबीएसई ऐसा क्यों कर रही है? सीबीएसई के जो डायरेक्टर हैं, एकेडमिक डायरेक्टर प्रज्ञा एम सिंह, इनके अकॉर्डिंग जो है इंडिया में ओबेसिटी का जो है बहुत शार्प राइज देखने के लिए मिल रहा है। एडल्ट हों चाहे बच्चों हों, उन सब में हमको ओबेसिटी का बहुत हाई राइज देखने के लिए मिल रहा है। एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका जो 5th राउंड हुआ था 2019 से 21 के बीच में, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अर्बन एरियाज़ में, इंडिया में अर्बन एरियाज़ में हर 5 एडल्ट में से 1 एडल्ट या उससे ज़्यादा जो है ये ओवरवेट या ओबीस हैं। सिमिलरली एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लैंसेट। लैंसेट की एक रिपोर्ट आती है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज़ 2021। इस रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने उस रिपोर्ट में ओबेसिटी के आने वाले टाइम में फोरकास्टिंग करी थी और इनके अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो ओवरवेट और ओबीज एडल्ट हैं उनका नंबर 2021 में 18 करोड़ से बढ़ के 2050 में 44.9 करोड़ पहुंच जाएगा, जो वर्ल्ड का सबसे सेकंड हाईएस्ट ग्लोबल बर्डन डिसीज़ का बनेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने स्टेप लिया है कि अभी से अगर बच्चों को डाइटरी अवेयरनेस दी जाए तो आगे चल के वो फिट रहेंगे और ओबेसिटी को रिड्यूस करने में उसमें हेल्प मिलेगी। सो दिस इज़ अ गुड पॉजिटिव मूव हेयर। देन उसके बाद आता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2025। कल 17 जुलाई को जो है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेट किया गया था। ये वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1998 में एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया था, दैट इज़ रोम स्टैट्यूट। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया था जिसके अंडर में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का काम क्या होता है? ये अक्रॉस द वर्ल्ड कोई इंडिविजुअल अगर बड़े लेवल का जेनोसाइड या क्राइम करता है तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसके अगेंस्ट में केस रन करता है। जैसे करेंटली व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चल रहा है इस बेसिस पे कि उन्होंने यूक्रेन में मास जेनोसाइड कंडक्ट किया है। तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड जेनोसाइड, वॉर क्राइम या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का कोई सीवियर एक्यूजेशन होता है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, तो उसके अगेंस्ट में ये केस ट्राई करता है। तो इसी चीज़ को, ये एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इस स्टैट्यूट के अंदर में, इस डेट को, इसी डेट को जो सेलिब्रेट या कमेमोरेट करने के लिए ये वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेट किया जाता है। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। देन उसके बाद आते हैं आईआर डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे रिलीज वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ पे। तो इसमें पहली न्यूज़ आती है रिलेटेड टू मीजल्स एंड रूबेला। यहाँ पे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बोलीविया को 3 लाख मीजल्स और रूबेला के वैक्सीन के डोजेज जो हैं ये सप्लाई करे हैं। द थिंग इज़ बोलीविया में जो है अभी मीजल्स और रूबेला का जो है आउटब्रेक चल रहा है, वहाँ पे डिसीज़ स्प्रेड हो रही है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, द बिगेस्ट रीज़न बीइंग वैक्सीन्स का जो डिस्ट्रप्शन हुआ था। जैसे कोविड के बाद वैक्सीन की जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें डिस्टर्बेंस हो गया था और लोगों में वैक्सीन्स लगना कम हो गई थी और कुछ लोग अवॉइड भी करने लगे थे वैक्सीन। उसके कारण अब वहाँ पे मीजल्स और रूबेला की डिसीज़ स्प्रेड हो रही है। 60 से अराउंड 60 लोग हैं जिनके 60 केसेस हैं जो वहाँ पे अभी देखने के लिए मिले हैं, व्हिच इज़ कंपैरेटिवली अ वेरी हाई नंबर एक साथ। तो यहाँ पे मीज़ल्स और रूबेला जो होती हैं ये बहुत ही डेडली वायरस डिसीज़ होती हैं। ये वायरस कॉज़ करता है और अगर टाइम पे मैनेजमेंट नहीं किया जाए तो उसमें न्यूमोनिया, एन्केफेलाइटिस या इवन डेथ तक की कंडीशन या डेथ भी उसमें हो सकती है अगर टाइम पे कुछ ट्रीटमेंट ठीक से ना मिले तो। तो उस केस में वीक इम्यून सिस्टम होता है, तो वीक इम्यून सिस्टम के केस में तो डेथ नियरली एश्योर्ड हो जाती है। और तो इस चीज़ से बोलीविया अभी डील कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमने वहाँ पे 3 लाख वैक्सीन्स मीज़ल्स और रूबेला की बोलीविया को सेंड की हैं। आपको मुझे बताना है कि बोलीविया कौन से कॉन्टिनेंट में है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ बोलीविया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, और तीसरी चीज़ अगर बोलीविया सी को टच करता है, अगर इफ बोलीविया इज कनेक्टेड और शेयर एनी काइंड ऑफ कोस्ट, किसी कोस्ट से लगा हुआ है, तो कौन सा सी है जिससे बोलीविया जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है? आपको मुझे ये आंसर में होमवर्क में कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है।
देन उसके बाद आती है नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड टू इज़राइल एंड सीरिया। इज़राइल जो है अभी सीरिया में अटैक कर रहा है, काफ़ी मिसाइल्स जो है वो काफ़ी मिलिट्री अटैक या मिलिट्री शॉट्स वहाँ पे कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये क्यों कर रहा है, कि इसका कारण वो यहाँ पे हमको देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे इज़राइल ने सीरिया के ऊपर ये बोल के अपने अटैक्स बढ़ा दिए हैं कि वो ड्रूज़ कम्युनिटी जो है, ड्रूज़ कम्युनिटी, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ऑपरेशन या उनका उनकी किलिंग या उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये ड्रूज़ कौन-सी कम्युनिटी है? ड्रूज़ बेसिकली एक अरब रिलीजियस ग्रुप है, जो एग्ज़ैक्टली अपने आप को इस्लाम के किसी भी रिलीजन से अलाइन नहीं मानता। माना ब्रॉडली वो इस्लामिक रिलीजन के अंदर ही है, लेकिन ये अपने आप को इज़राइल के किसी मेजर सेक्ट से आइडेंटिफ़ाई नहीं करता। जैसे हमने देखा है कि वर्ल्ड में जितनी भी इस्लामिक कम्युनिटी है, वो ब्रॉडली 2 कम ग्रुप में डिवाइडेड होती है, 2 ग्रुप से अलाइन होती है आइडियोलॉजिकली, या तो वो सुन्नी ग्रुप होता है या तो शिया ग्रुप होता है। ये जो ड्रूज़ कम्युनिटी है, ये ड्रूज़ कम्युनिटी अपने आप को दोनों से ही अलाइन नहीं मानती। हालाँकि इनके कुछ फीचर्स को देखते हुए इनका थोड़ा-सा सिमिलैरिटी जो है वो शिया इस्लाम से माना जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा ये क्लेम करती है ड्रूज़ कम्युनिटी कि इनकी आइडेंटिटी और बिलीफ्स बहुत यूनिक है। जैसे ये कोई किसी कन्वर्ट को अपने रिलीजन में अलाउ नहीं करते। बाहर से कोई आदमी अगर ड्रूज़ कम्युनिटी में कन्वर्ट होके आना चाहे तो नहीं आ सकता। किसी भी रिलीजन से नहीं आ सकता, और ये अपने रिलीजन में किसी भी टाइप की इंटर मैरिज अलाउ नहीं करते। ड्रूज़ कम्युनिटी के बाहर किसी भी टाइप की मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दिस दे फॉलो दिस वेरी वेरी स्ट्रिक्टली इवन इफ द अदर कम्युनिटी इज़ मुस्लिम कम्युनिटी। तो उस केस में यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली अपनी प्रैक्टिसेस से अडहियर करते हैं। अब इनकी पॉपुलेशन कितनी है, ये माइनॉरिटी कंसिडर किए जाते हैं इस रीजन में, मोस्ट ऑफ द रीजन में। जैसे इनका स्प्रेड सीरिया, लेबनान और इज़राइल में हमको देखने के लिए मिलता है। रफली 1 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे इन 3 कंट्रीज़ में इनकी स्प्रेड है। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इनकी अराउंड 50% पॉपुलेशन 1 मिलियन में से सीरिया में कंसंट्रेटेड है, जहाँ पे सीरिया में ये टोटल पॉपुलेशन का 3% पॉपुलेशन बनाते हैं। तो इज़राइल का एक्यूज़ेशन है कि सीरियन गवर्नमेंट जो है, इंटरिम गवर्नमेंट, वो इनको किल कर रही है या इनको एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश कर रही है, पर्सिक्यूट करने की कोशिश कर रही है, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सीरिया पे अटैक कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी के बारे में याद रखिएगा, ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमने देखा है कि बहुत सारी चलती रहती हैं, बट ये कम्युनिटी पे जो न्यूज़ में आया है, ये प्रीलिम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे कैन आस्क यू अबाउट ड्रूज़ कम्युनिटी कि रिसेंटली ड्रूज़ कम्युनिटी वाज़ इन न्यूज़, सो वेयर डज़ इट बिलॉन्ग? किन-किन कंट्रीज़ में इनका स्प्रेड है? ऐसे वो 5 कंट्रीज़ देके आपसे पूछ लेंगे कि बताइए इनमें से कौन-कौन सी कंट्री में ड्रूज़ कम्युनिटी बिलॉन्ग करती है। उसके बाद आती है न्यूज़ रिलेटेड टू यूके। यूके जो है ऐसा प्लान कर रहा है कि उसकी जो वोटिंग एज है वो 18 से कम करके 16 कर दे, ऐसा उन्होंने प्रपोज़ किया है। दे वांट दैट मोर एंड मोर यंग पीपल शुड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जिससे वहाँ की डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और जो टैक्स मनी है वो कैसे यूज़ होती है, इसमें यंग भी अपनी बात, ये जो यूथ पॉपुलेशन है 16 से 18 के बीच वाली, ये भी अपनी बात या अपना वॉइस रख पाए। तो अगर अभी तो ये प्रपोज़ल है, अगर ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है, इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाता है, तो ये यूके के वोटिंग सिस्टम में 1969 के बाद से पहला मेजर चेंज होगा। 1969 में यहाँ पे वोटिंग एज 21 से रिड्यूस करके 18 कर दी गई थी। आपके लिए एक और होमवर्क है, आप मुझे ये देख के बताइए कि इंडिया में जो वोटिंग एज है वो 21 से गिरा के 18 कौन से ईयर में की गई थी और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से की गई थी? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, तो ये आप मुझे देख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आती है इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़। तो यहाँ पे सीबीआई ऑफिशियल्स ने ऐसा बताया है कि पिछले 5 साल में उन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड 124 फ्यूजिटिव्स को वो वापस लेके आए हैं। फ्यूजिटिव्स मतलब क्या होते हैं? जनरली वो लोग जो किसी न किसी क्राइम के लिए अक्यूज़्ड हैं और वो इंडिया छोड़ के भाग गए हैं और दूसरी किसी कंट्री में प्रोटेक्शन लेके रह रहे हैं। तो सीबीआई ने मतलब गवर्नमेंट चैनल्स का यूज़ करके, बातचीत करके, कैसे तो भी मना के, समझा के, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का यूज़ करके पिछले 5 साल में 134 फ्यूजिटिव्स को बाहर कंट्री से फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में वापस ले आई है। दिस इज़ डबल द नंबर ऑफ पर्सन्स व्हिच वर रिटर्न्ड फ्रॉम द अर्लियर डिकेड। जैसे 2010 से 19 के बीच में जितने लोग फ्यूजिटिव्स को वापस ला पाई थी, पिछले 5 साल में उसका डबल लेके आई है। जैसे 2010 से 19 के बीच में अराउंड 74 फ्यूजिटिव्स आए थे,
तो अब ये 134 हो गया है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इनमें से 134 में से 23 तो जस्ट इस साल ही लाए गए हैं। मतलब द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग और मेकिंग एक्टिवली वर्किंग टू ब्रिंग द इंडिविजुअल्स बैक इनटू द कंट्री हू आर एक्यूज्ड फॉर वेरियस सीरियस क्राइम्स। द लास्ट न्यूज़ रिलेट्स टू साइंस सेक्शन। साइंस में यहाँ पे न्यूज़ ये है कि नासा जो है, नासा यूएस इंडिया रडार मिशन जो है, उसकी डिटेल्स प्रीव्यू करने के लिए या डिटेल्स अच्छे सिस्टमैटिकली प्रेज़ेंट करने के लिए 21 जुलाई को एक बहुत अच्छी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाली है, जिसमें वो यूएस और इंडिया मिलके क्या मिशन, निसार मिशन कंडक्ट कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स पूरी वो वहाँ पे डाइवल्ज करेगी। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर पर्टिकुलरली फॉर इंडिया। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट, क्योंकि नासा इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट कम्स टू स्पेस रिसर्च एंड स्पेस मिशन, और वो इंडिया के साथ, इसरो के साथ इतना कोलैबोरेशन कर रहा है और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इसरो के साथ जो है वो प्रेस के सामने अपने आप को जॉइंटली वो प्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडिया कि हमने अपनी स्पेस की कैपेबिलिटी को इतना ऊपर तक पहुंचाया है कि नासा हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहा है और हम मिल के कोई एक जॉइंट मिशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नासा और इसरो मिलके एक मिशन कंडक्ट करने जा रहे हैं अभी रिसेंटली, दैट इज़ निसार मिशन, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। इस मिशन के अंदर में दोनों एजेंसीज मिलके इन अर्थ का एक प्रॉपर, मतलब एक आज तक जैसा नहीं बनाया देखा गया है, वैसे एक प्रॉपर बहुत ही डीप डिटेल्ड 3 डायमेंशनल 3D व्यू इसका बना के देगी, प्लेनेट के अर्थ के सरफेस को डिटेल में स्टडी करके। इससे हमको क्या हेल्प मिलेगी? इससे हमको बेसिकली आने वाले टाइम में कौन-कौन से डिज़ास्टर आ सकते हैं या आएँगे और उन डिज़ास्टर से कैसे डील किया जा सकता है, ये समझने में भी हेल्प मिलेगी, और क्लाइमेट के कारण अर्थ पे क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये मॉनिटर करने में भी हेल्प मिलेगी। तो इससे अर्थ के जितने भी डायनामिक सरफेसेस हैं, जैसे इकोसिस्टम, आइस मास, हैज़ार्ड्स के जो इफ़ेक्ट है नेचुरल हैज़ार्ड्स के, इनके अर्थ पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन सब को ये सैटेलाइट जो लॉन्च करेंगे निसार मिशन के अंदर में, वो डिटेल में स्टडी करेगा। ये बहुत ही लो एल्टीट्यूड पे जो है फ्लाई करेगा, ऑर्बिट करेगा, दैट इज़ 747 किलोमीटर की ऑर्बिट में एल्टीट्यूड पे ये फ्लाई करेगा, और पूरे अर्थ के लैंड और आइस कवर्ड सरफेस को हर 6 दिन में ऑन एन एवरेज ये स्टडी करेगा कि उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट मिशन हियर, एंड दिस कंप्लीट्स आवर न्यूज़ फॉर द डे। सो लास्ट चीज़ एज़ अ रिमाइंडर इज़ कि हमारा जीएस का मेंटरशिप कोर्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा जीएस का मेंटरशिप कोर्स जो है ये करंटली रनिंग है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग विथ मी सिस्टमैटिकली फॉर बोथ प्री एंड मेंस, तो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि मुझे आप इस नंबर पे 8962291192 पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू। यहाँ पे सीधा फंडा ये है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे टिल यू गेट सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन तक मैं आपके साथ रहूं और आपकी सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कराने में हेल्प करूं। दिस इज़ अ मेन मोटो हियर। So do contact me if you would like to join this course, GS mentorship course. Thank you very much for watching the video. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for exam. Thank you.